Hi everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of geography, which is manufacturing industry. By the end of this video you will understand every topic very easily. So without wasting any more time, let's start our video. तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके हम एक किसी गुड्स को, किसी सामान को बनाए, उसका प्रोडक्शन करें लार्ज क्वांटिटी में, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इट एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय प्रोसेसिंग दैम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसमें और वैल्यू प्रोवाइड ऐड करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन। तो अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इम्पोर्टेंस की। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसने बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाया है और इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें सही हुई हैं। तो जो फर्स्ट है वो है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर बाय प्रोड्यूसिंग टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्प से इसने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है। अब लोग टूल्स, मशीनरीज का इस्तेमाल करके और जल्दी से जल्दी अपनी क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, यानी कि इसने लोगों की डिपेंडेंस को कम कर दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर पर बाय क्रिएटिंग जॉब्स, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स को क्रिएट कर दिया है, जिससे लोग जो हैं वो उन सेक्टर्स में भी जाकर जॉब कर सकते हैं और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है। इन एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि इसने हेल्प किया है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में और पॉवर्टी को कम करने में। इनकरेज एक्सपोर्ट्स दस अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इसकी वजह से ये और भी अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया गया है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बहुत ज़्यादा मनी भी आई है। बूस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री, यानी इसकी वजह से अब हमारी जो कंट्री है वो भी कॉम्पिटिटिव हो गई है और कंट्री से कॉम्पिटिशन करती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करती हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन की, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो किस किस तरीके से क्लासीफाई की गई हैं। तो जो फर्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे दो टाइप की है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब कि एग्रीकल्चर से जो मिलती है, जैसे कि कॉटन, वुलन, जॉर्ज, सिल्क, रबर। और मिनरल बेस्ड यानी जो मिनरल्स से मिलती हैं, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड मशीन टूल। और फिर सेकंड आती है मेन रोल। उनका जो मेन रोल होता है, स्मॉल की इंडस्ट्री जो होती हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं अदर इंडस्ट्रीज़ को, और कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो गुड को प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, यानी कि टूथपेस्ट जो कि हम डायरेक्टली जो है शॉप से लेते हैं। तो ये होती हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब थर्ड आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल जितना लगाया जा रहा है उस इंडस्ट्री को बिल्ड करने में वो भी आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो फर्स्ट होती है वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि ओन अप टू 1 करोड़, और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो 1 करोड़ से ऊपर तक की होती है। अब हम नेक्स्ट बात करें ओनरशिप, तो वो होती है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, जैसे कि भेल, और प्राइवेट सेक्टर जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है, जैसे कि टिस्को, बजाज और बजाज ऑटो। अब नेक्स्ट आती है बाय बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, यानी कि कितना वेट और बल्क है उस रॉ मटेरियल का। तो जो फर्स्ट होती है वो होती है हैवी इंडस्ट्री, जिसमें हैवी रॉ मटेरियल लगाया जाता है, और दूसरी होती है लाइट इंडस्ट्री जिसमें लाइट रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस किया है। हेल्प प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स दैट कैन कॉम्पीट इंटरनेशनली, यानी इसने हेल्प किया है कि हाई क्वालिटी लोग हमारे यहाँ से जो है लोग गुड्स को प्रोड्यूस करें, सो दैट जो है वो इंटरनेशनली भी कम्पीट कर सकें। आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। यही सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है वैल्यू चेन में, यानी कि रॉ फाइबर से लेके गारमेंट्स तक हम पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सेल्फ रिलायंट है। आते हैं कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो एंशियंट इंडिया में हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग, पोस्ट 18th सेंचुरी पावरलूम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वीकेंड ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री, यानी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया उसने ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था। अब जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए वो होते हैं कॉटन की अवेलेबिलिटी होना, मार्केट और ट्रांसपोर्ट का एक्सेस होना, लेबर सप्लाई होना और मॉइस्ट क्लाइमेट होना। माइलस्टोन, जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल को जो सेटअप किया गया था वो मुंबई 1854 में किया गया था। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इनिशियली मतलब मोस्टली जो है महाराष्ट्र और गुजरात में है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, जैसे कि डाइस, केमिकल, पैकेजिंग, टेलरिंग। ये प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट फार्मर्स को, कॉटन प्लकर्स को और वर्कर्स को।
खादी एंड हैंडस्पन क्लॉथ प्रोवाइड कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी ये इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वीविंग, यानी कि ये मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में है। डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रमोट ट्रेडिशनल स्किल्स एंड कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी। इंडिया इज अ लीडर इन स्पिनिंग बट फेस क्वालिटी इशू इन वीविंग, यानी कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग में लीडर है, लेकिन जो क्वालिटी इशू होता है वो वीविंग में होता है। हमारे यहाँ वो अच्छा वीविंग नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट और जूट गुड्स को प्रोड्यूस करने में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के बाद। जो मिल्स हैं वो मेनली वेस्ट बंगाल्स में होती हैं, हुगली रिवर के पास। जो फर्स्ट जूट मिल था वो 1855 में रिश्रा नियर कोलकाता था, और जो पोस्ट पार्टीशन हुआ 1947 में, जो 3/4 ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था। इस वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, बट हमने अब सब कवर अप कर लिया है। अब पढ़ते हैं जूट इंडस्ट्री लोकेशन फैक्टर्स। तो ये हुगली बेसन्स पर लोकेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पे चीप वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, रेलवेज, रोडवेज और वाटरवे से गुड कनेक्शन है, और अबंडेंट वाटर सप्लाई है, और चीप लेबर भी हमें वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से मिल जाती है। अर्बन सेंटर कोलकाता प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़। तो जो अर्बन सेंटर्स हैं कोलकाता के वो प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, और फर्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खंडसारी प्रोडक्शन में। जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है, सर्कस कंटेन करता है, और इसका जो सर्कस होता है वो डिक्रीज हो जाता है ट्रांसपोर्ट की वजह से। जो मेजर स्टेट्स जो इसे प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। जो 60% ऑफ मिल है वो यूपी और बिहार में है। ये एक सीजनल इंडस्ट्री होती है जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूटेड होती है। अब एक नया ट्रेंड देखने को आया है कि ये जो इंडस्ट्री है ये सदर्न वेस्टर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट करती जा रही है, यानी महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट करती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमको हाई सर्कस मिल जाता है शुगर केन में, कूल क्लाइमेट मिल जाता है फॉर लॉन्ग क्रशिंग सीजन, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो ये जो है मिनरल और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। जो फर्स्ट जैसे कि है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है जो कि हैवी, मीडियम और लाइट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मेडिकल, कंज्यूमर गुड्स और भी बहुत चीज़ों में होता है। ये एक हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड लगता है। जो रॉ मटेरियल रेशियो होता है वो इसमें लगता है आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन 4:2:1 में। इसको मैग्नीज की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो स्टील को हार्डन कर सके। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ज़रूरी होता है इसके मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट इंडिकेटर स्टील प्रोडक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की डेवलपमेंट को। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की, तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में एल्यूमिनियम, जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, गुड कंडक्टर होती है, डक्टाइल होती है, ड्यूरेबल होती है। इसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स और भी बहुत चीज़ों में। इसके जो प्लांट्स हैं वो मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, एल्यूमिनियम से पहले का जो रॉ मटेरियल वो होता है बॉक्साइट। एक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है जिसको 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए होता है। जो की इनपुट मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं बॉक्साइट, उसके बाद एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट, पेट्रोलियम कोक और पिच। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइड है, और ये कंप्राइज बोथ लार्ज और स्मॉल स्केल यूनिट्स को। ये डिवाइड होती है इनऑर्गेनिक केमिकल्स में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीस, सोडा ऐश, और ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि पेट्रोकेमिकल जिसका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और रबर में। प्रोडक्ट्स यूज्ड इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पेंट, एडेसिव और ड्रग्स। अब आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री पे। तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो फोकस करती है नाइट्रोजनस यानी कि यूरिया, फॉस्फेट और पोटेश फर्टिलाइजर्स पे। इस हमारे पास लेक रिजर्व्स हैं पोटेश और फॉस्फेट के। जो मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स हैं वो है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला एक्सेट्रा। अब आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री पे। तो सीमेंट इंडस्ट्री तो अब सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम। जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट था वो चेन्नई 1904 में जो है सेटअप किया गया था।
एक्सपेंडेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, गुजरात में बहुत से सीमेंट प्लांट्स हैं ड्यू टू मार्केट प्रॉक्सिमिटी। अब आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है वो प्रोड्यूस करती है व्हीकल्स फॉर गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रक्स, बसेस, कार्स, स्कूटर, की व्हीलर्स और मोटरसाइकिल। जो मेजर हब्स हैं इसके वो हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एक्सेट्रा। अब बात करते हैं आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की। तो वाइड रेंज होती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर, रेडर्स। बेंगलुरु को जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है इंडिया का। और भी बहुत सी सिटीज़ होती हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद एंड सो ऑन। बात है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री। जो फर्स्ट टाइप का पॉल्यूशन होता है वो एयर पॉल्यूशन, जो कॉज्ड बाय हार्मफुल गैसेज जैसे कि CO2, SO2 और पार्टिकुलेट्स की वजह से बनता है। फिर सेकंड होता है थर्मल पॉल्यूशन, यानी जब हम गर्म पानी को फैक्ट्रीज से रिवर में डिस्चार्ज करते हैं, इस वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज, यानी हम वाटर बॉडीज में गंदा जो वेस्ट है उसको डाल देते हैं तो उससे होता है वाटर पॉल्यूशन। और नेक्स्ट होता है नॉइज पॉल्यूशन, जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी, जनरेटर्स एंड हाई इंटेंसिटी साउंड के कारण होता है। अब देखते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यूज ऑफ फिल्टर्स, स्क्रबर्स, प्रेसिपिटेटर्स इन स्मोक स्टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स बिफोर डिस्चार्ज, रिसाइकलिंग हॉट वाटर एंड यूजिंग कूलिंग टावर्स। नॉइस कंट्रोल विया साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज करके हम नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्री। NTP, अब देखते हैं NTPC एनवायरमेंटल मेजर्स। तो जो NTPC द्वारा जो मेजर्स लिए गए वो है कि ऑप्टिमम इक्विपमेंट का यूज़ किया गया और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपग्रेड किया गया, मैक्सिमाइज एश यूटिलाइजेशन किया गया टू रिड्यूस वेस्ट, प्रोवाइड ग्रीन कवर एंड एफोरेस्टेशन व्हीकल्स, एश पॉन्ड्स को मैनेज करते हैं, वो लोग वाटर को रिसाइकल करते हैं, लिक्विड वेस्ट को हैंडल करते हैं और कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं और ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहीं पर हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।